हेलो जी, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। विश यू ऑल अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर एक बार फिर से आपके सामने लाइव हूँ जी। आई होप यू ऑल मस्ट बी इन अ वेरी गुड स्टेट ऑफ हेल्थ एंड स्पिरिट्स। वेल, बॉडी फ्लूइड्स एंड कंपार्टमेंट्स लेक्चर नंबर 1 है। जनरल फिजियोलॉजी का ये एक टॉपिक है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, राइट जी। सो जब आप एमबीबीएस में प्रवेश करेंगे तो जो सबसे पहला फिजियोलॉजी का टॉपिक आपके साथ आपके प्रोफेसर्स डिस्कस करेंगे वो यही होगा, जनरल फिजियोलॉजी का बॉडी फ्लूइड्स एंड कंपार्टमेंट्स। सिंपल टॉपिक है, बेसिक टॉपिक है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं जो बीच बीच में टेक्निकल होंगी, बट आई एम श्योर आप समझ जाएंगे। आप अच्छे बच्चे हैं, ध्यान से लेक्चर सुनिएगा एंड टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा जिसका आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस पूरे सेशन के पीडीएफ नोट्स जो हैं वो आपके साथ टेलीग्राम पर शेयर कर दिए जाएंगे। ठीक है जी। चलिए, सो बिना किसी देरी के, बिना किसी विलंब के आज के इस सेशन का आगाज करते हैं। और लेक्चर पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर प्रेस कर देना। ठीक है जी राजा बेटा, चलो जी। तो शुरू करते हैं हम बात अपनी पानी से। कहते हैं कि जल ही जीवन है ना। सो हमारे शरीर का बहुत सारा मेजर पोर्शन जो है वो पानी से ही बना है, वो फ्लूइड है। अब पानी क्यों चाहिए शरीर में भाई? बहुत सारे काम हैं ऐसे जो पानी के बिना हो ही नहीं सकते हैं, है ना। अगर हम ब्लड की भी बात करें तो मैक्सिमम पार्ट ब्लड में पानी ही है एंड ब्लड इज इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस। ब्लड इज इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मेटाबॉलिक वेस्ट, हॉर्मोन्स, न्यूट्रिएंट्स, एंटीबॉडी, सारी चीजें ब्लड ही तो ट्रांसपोर्ट करता है और ब्लड में पानी तो है। शरीर का तापमान यूनिफॉर्म बनाना है पूरे जगह पे तो उसके लिए भी पानी चाहिए। सो मैक्सिमम परसेंटेज कंट्रीब्यूशन जो है हमारी बॉडी कॉम्पोजिशन की वो पानी है। आप लगा लीजिए कि लगभग 60% इंसान का शरीर जो है वो पानी से बना है। अगर किसी इंसान का बॉडी वेट जो है ऑन एन एवरेज, हम 70 किलो वजन लेते हैं, अगर किसी इंसान का बॉडी वेट है 70 kg, तो 70 kg का आप लगा लीजिए 60% जो है वो पानी होता है। 42 लीटर्स पानी है आपके शरीर में, राइट। उसके बाद क्या आ जाते हैं भाई? प्रोटीन्स हैं लगभग 18% हैं, फैट्स हैं 15%, मिनरल्स हैं। इन्हीं सारी चीज़ों से शरीर बना हुआ है अल्टीमेटली। हमारे शरीर का अगर बिल्कुल हम जा कर के अल्टीमेट बायोकेमिस्ट्री के लेवल पे देखें तो हमारे शरीर के सेल्स में है क्या? वी हैव कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ये बेसिक 4 एलिमेंट्स हैं, राइट। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और सल्फर भी लगा दीजिए तो ये हो जाते हैं साथ में प्रोटोप्लाज्मिक एलिमेंट्स। इनको हम क्या देते हैं? कॉम्पोजिट 4 एलिमेंट्स। ये बिग 4 एलिमेंट्स जो हैं इनसे हमारा शरीर जो है वो बना हुआ है। ओवरऑल फॉस्फोरस और सल्फर साथ में लगा दें हुसैन बेटा तो ये हो जाते हैं प्रोटोप्लाज्मिक एलिमेंट्स। वेल एनीवे, इतनी सी बात से आप में आपने ये जाना कि पानी हमारे शरीर में सबसे ज्यादा है। हर ऑर्गेनिज्म के लिए ये ज़रूरी होता है कि अगर उसे ज़िंदा रहना है तो वो कांस्टेंट इंटरनल एनवायरमेंटल कंडीशंस बना करके रखे। एंड दिस मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट इंटरनल एनवायरमेंटल कंडीशंस इज व्हाट इज कॉल्ड एज होमियोस्टेसिस। इसी चीज़ को हम कह देते हैं होमियोस्टेसिस। व्हाट इज होमियोस्टेसिस? Maintenance of relatively constant volume and stable composition of the body fluids। तो ऑस्मो रेगुलेट करना ही हम कह देते हैं बेसिकली इसे। ऑर्गेनिजम्स को जिंदा रहने के लिए होम्योस्टेसिस मेंटेन करना जरूरी है विद रिस्पेक्ट टू ऑस्मो रेगुलेशन। व्हाट इज ऑस्मो रेगुलेशन? मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड आयनिक कंटेंट। और इसके अलावा एक चीज और भी हम आगे जाके पढ़ेंगे होम्योस्टेसिस में, दैट इज थर्मो रेगुलेशन। तापमान भी तो बना करके रखना है ना। वार्म ब्लडेड एनिमल्स की बात कर रहे हैं तो ये दोनों टॉपिक्स ना होम्योस्टेसिस के अंतर्गत आ जाते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन एंड थर्मो रेगुलेशन। यहाँ पे हम फ्लूइड्स की बात कर रहे हैं बेसिकली। होता क्या है कि हमारे शरीर में कॉन्टिन्यूस एक्सचेंज ऑफ फ्लूइड हो रहा है एज वेल एज सॉल्यूट्स विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एज वेल एज बिटवीन द डिफरेंट बॉडी कंपार्टमेंट्स। अब शरीर में कंपार्टमेंट्स कौन कौन से हैं? देखो मेरे राजा बेटा, शरीर में हमारे पास अगर मैं बात करूं कि ये सेल है तो सेल के अंदर है इंट्रासेलुलर फ्लूइड। सेल के अंदर जो फ्लूइड है वो इंट्रासेलुलर फ्लूइड है। सेल के बाहर जो फ्लूइड हो जाएगा बेटा उसको क्या बोल देते हैं? बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। आईसीएफ इंट्रासेलुलर फ्लूइड,
ECF एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो कॉन्टिन्यूसली सब्सटेंसेस का एक्सचेंज लगा रहता है बिटवीन इंट्रा सेलुलर फ्लूइड एज वेल एज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ये तो हो गया शरीर के अंदर। इसके अलावा बाहर से भी तो हम पानी पीते हैं, हम भोजन भी खाते हैं, नमक भी खाते हैं, तो देयर इज कांस्टेंट एक्सचेंज, यही बात लिखी है, continuous exchange of fluid and solutes between the external environment and your body as well as within the different compartments of the body। अब बॉडी में ये कंपार्टमेंट्स कौन कौन से हैं? सत्यम भारद्वाज ने बिल्कुल सही कहा है, माइल्यू इंटीरियर, राइट, हम उस पे आएंगे भी आगे। फ्लूइड इनटेक जो है, अब जो पानी हम पीते हैं दैट इज हाईली वेरिएबल। अब रोजाना बराबर का पानी तो नहीं पीते, गर्मियां हैं ज्यादा पसीने का लॉस हो रहा है तो ज्यादा पानी पी रहे हैं, सर्दी है उतना पसीना नहीं आ रहा, उतना जो है पानी का लॉस नहीं हो रहा है तो आप कंपैरेटिवली कम पानी पीते हैं। सो ये जो फ्लूइड का इनटेक है और शरीर से फ्लूइड का बाहर निकलना, इसको बहुत प्रॉपर्ली रेगुलेट करना बड़ा जरूरी है। फ्लूइड इनटेक इज हाईली वेरिएबल and must be carefully matched by equal output of water। अब आप पानी पीते जाएंगे 10 लीटर पानी पी लिया और शरीर से बाहर पानी नहीं निकला तो भाई ये तो ओवर हाइड्रेशन हो जाएगी, ये भी गड़बड़ वाली बात है ना। जो बॉडी के फ्लूइड्स का वॉल्यूम है वो मेंटेन करके रखना जरूरी है, ना वो ज्यादा बढ़ना चाहिए ना वो ज्यादा घटना चाहिए, ठीक है। चलो एक बार हम जिक्र करते हैं कि हमारी बॉडी में ये कौन कौन से फ्लूइड कंपार्टमेंट्स हैं। ये कंपार्टमेंट से क्या मतलब हो गया? देखो, एक तो हो गया हमारी शरीर जो है, आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ मिलियंस एंड मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ सेल्स। और सेल्स के अंदर क्या है? सपोज ये मैंने एक सेल दिखाया, ये मैंने दूसरा सेल दिखाया, ये मैंने तीसरा सेल दिखाया, तो हर सेल के अंदर है इंट्रासेल्युलर फ्लूइड, इंट्रासेल्युलर फ्लूइड, इंट्रासेल्युलर फ्लूइड। सेल के बाहर भी तो फ्लूइड है। सेल के बाहर जो फ्लूइड होता है राजा बेटा, वो कहलाता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। अब यहां पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है ना, ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड यहां से पास में जो कैपिलरी गुजर रही है, जो ब्लड वेसल गुजर रही है, तो भाई उसके अंदर भी तो एक फ्लूइड होता है ना, क्या बोलते हैं उसको? प्लाज्मा। ब्लड है पर मैं यहां पे प्लाज्मा क्यों कह रहा हूं? बिकॉज ब्लड की कॉम्पोजिशन में प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स दो चीजें होती हैं। तो ये रहा जी प्लाज्मा, ठीक है। सेल के अंदर इंट्रासेलुलर फ्लूइड, सेल के बाहर क्या है? सेल के बाहर है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। अब ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड दो तरह का हो जाएगा। वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो पर्टिकुलर चैनल्स के अंदर फ्लो कर रहा है, वो वाला एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो होता है ना, उसके लिए हम स्पेसिफिक नाम यहां पे दे रहे हैं प्लाज्मा, राइट। तो प्लाज्मा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड हो गया। अब इसके अलावा ये वाला जो ब्लड कैपिलरी और सेल मेम्ब्रेन के बीच में है, ये वाला कहलाता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड फर्दर दो तरह का हो गया। एक तो वो हो गया जो एडजेसेंट सेल्स के बीच में है, यानी कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड, और एक वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो एक डेफिनेट चैनल, एक कंपार्टमेंट के अंदर से होकर गुजर रहा है, यानी कि प्लाज्मा, राइट। सो अब हम देखते हैं कि टोटल बॉडी वाटर जो होता है, टोटल बॉडी वाटर कितना है? अगर एक 70 kg का पर्सन है तो उसके शरीर का 60% पानी है, यानी 42 लीटर, 42 लीटर्स के करीब पानी है। ये पानी कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है? इसका 2/3 जो होता है वो तो है इंट्रासेलुलर फ्लूइड, सेल्स के अंदर 2/3 हो गया। सेल्स के बाहर कितना हो गया? फिर 1/3। अब आप 42 का 1/3 निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा जी? 14। और सेल्स के अंदर कितना हो जाएगा? 48, ठीक है जी। सो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड 1/3 ऑफ द टोटल बॉडी वाटर। ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के भी दो कंपार्टमेंट्स कर दीजिए। एक वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जिसे हम कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड, लगभग 3/4 है ये, और बाकी आ गया प्लाज्मा, यानी 1/4 ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। इंटरस्टिशियल फ्लूइड और ये जो ब्लड वेसल के अंदर प्लाज्मा फ्लो कर रहा है, इनको आपस में सेपरेट कौन कर रहा है? ये वाली जो ब्लड वेसल की मेम्ब्रेन है, ये क्या है मेम्ब्रेन जी? दिस इज कैपिलरी एंडोथीलियम। ब्लड वेसल्स जो होती हैं उनकी सबसे इनर मोस्ट लाइनिंग को एंडोथीलियम कहते हैं। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल सेल से बनी हुई है और ये पोरस होते हैं सेल्स, तो चीजों का एक्सचेंज भी इसके बीच में लगा रहेगा। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड सत्यम बेटा what is the intracellular compartment inside the cells
एंड व्हाट इज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड फर्दर दो तरह का हो गया, जो वाला सेल्स के बीच बीच में है, यहाँ पे ये दो एडजेसेंट सेल्स के बीच में, ये हो जाएगा इंटरस्टिशियल फ्लूइड, और जो ब्लड वेसल्स या लिम्फ वेसल्स भी कह सकते हैं उनके अंदर भी फ्लो कर रहा है यहाँ पे, सो दैट इज व्हाट इज प्लाज्मा। यहां तक पॉइंट क्लियर है? तो एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए कि सर ये बेसिक हमें इंट्रा सेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर समझ आ गया, और एक्स्ट्रा सेलुलर की दोनों डिविजन्स भी समझ आ गई, इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड प्लाज्मा। ये परसेंटेज भी याद रखना है, 70 किलो के इंसान में 60% शरीर का पानी है, 42 लीटर्स, उसका 2/3 जो होता है दैट इज दिस 2/3, that is 28 liters हो गया ना, that will be intercellular fluid and the remaining will be the extracellular fluid। शहजादा, अर्घा, राम बाबू, क्लियर है? मुआज हुसैन, सत्यम भारद्वाज, वेरी गुड। चलो अब आगे बढ़ते हैं ना, ये वाला डायग्राम भी ध्यान से देखिए। इंट्रासेलुलर फ्लूइड, जितने भी शरीर के टोटल सेल्स हैं सबके अंदर फ्लूइड में अगर वॉल्यूम मेजर करूं तो 28 लीटर्स है, राइट? और जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है एडजेसेंट सेल्स के बीच में, वो लगभग 11 लीटर हो जाता है, या लगभग 12 लीटर के करीब कर लीजिए, राइट? एंड प्लाज्मा जो है वो 3 लीटर है। टोटल ब्लड तो 5 लीटर है, लेकिन हमने ब्लड का परसेंटेज लेना है ना कि प्लाज्मा कितना है, 60% जो है वो प्लाज्मा होता है। ब्लड अगर 5 लीटर है, सो 5 लीटर का 60% निकाल लीजिए, 5 का 30 आ जाएगा, 3 लीटर प्लाज्मा होता है। सो यानी 11 जमा 3 ये 14 लीटर है आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। अभी पानी आ कहां से रहा है शरीर में, इनटेक कहां से हो रहा है? भाई आप पानी पीते भी तो हैं, पानी आपने पिया, इसके अलावा जो आपने फूड खाया उसमें भी पानी हो सकता है, एक तो सीधा पानी पी लिया और एक पानी फूड की फॉर्म में भी आ रहा है, आपने फ्रूट्स खाए, वेजिटेबल्स खाए, सैलेड्स खाए। आउटपुट कहां से, शरीर से पानी बाहर कैसे निकल रहा है? किडनीज यूरिन की फॉर्म में पानी बाहर निकालती हैं, बिल्कुल निकालती हैं। जब आप एक्सेल आउट करते हैं, सांस लेते हैं, तो आपके दोनों लंग्स जो है वो भी तो पानी एक्सेल आउट कर देते हैं ना मॉइस्चर की फॉर्म में। बोथ लंग्स एक्सेल आउट मॉइस्चर, जो सांस आप बाहर निकालते हैं उसमें भी मॉइस्चर होता है। फीसिस जो है एक्सक्रीटा, उसमें पानी है। पसीना जो जब हमें आता है, स्वेट जब आ रहा है, स्वेटिंग हो रही है, अब डिपेंड करता है गर्मी है सर्दी है, उसके हिसाब से पसीना आएगा, तो पसीने के जरिए पानी निकल रहा है। पसीने के अलावा हमारी जो चमड़ी है, हमारी स्किन जो है, इससे सिंपल इवेपोरेशन के थ्रू भी पानी निकलता है। इज इट क्लियर जी? राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमें डेली इनटेक एंड आउटपुट ऑफ वाटर बताया गया है कि हम फ्लूइड्स कितना इंजेस्ट करते हैं, मेटाबॉलिज्म से शरीर में कितना बना, राइट? सो नॉर्मल बात करते हैं, एक नॉर्मल हेल्दी एडल्ट इंडिविजुअल पानी जो है पी जाता है, सपोज हमने कह दिया 2100 ml मिलीलीटर्स में है। शरीर में मेटाबॉलिज्म के कारण पानी बन रहा है लगभग 200 ml, तो यानी टोटल हमारा ऑन एन एवरेज इनटेक हो गया है 2300 ml इनटेक हो गया। अब बाहर कैसे निकलेगा? बाहर निकलने के तरीके, आउटपुट जो है पानी का, एक तो होता है इनसेंसिबल वाटर लॉस और एक होता है सेंसिबल वाटर लॉस। वो हम दोनों डिस्कस करेंगे, इनसेंसिबल और सेंसिबल से मतलब क्या होता है। तो स्किन से पसीने के जरिए 350 ml निकल रहा है, लंग्स के जरिए 350 ml निकल रहा है, पसीने के जरिए 100 ml है नॉर्मल कंडीशंस में, और अगर आप एक्सरसाइज हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ये 5 लीटर तक हो सकता है। फीसिस के जरिए 100 ml पानी है, यूरिन जो है 1 से 1.5 लीटर यानी लगभग 1400 ml, तो आप देख लीजिए टोटल आउटपुट भी 2300 है। जितना इनटेक है पानी का उतना ही आउटपुट भी है, अलग अलग तरीकों से, और ये होना भी जरूरी है, ये मैच करना जरूरी है। गाइटन में से ये हमने लिया है जो कंटेंट आपको पढ़ा रहा हूं। सो वाटर इज एडेड इनटू द बॉडी बाय 2 मेजर सोर्सेस। अगर हमसे पूछा जाए पानी शरीर में कहां से आया, वाटर इज एडेड इनटू द बॉडी बाय 2 मेजर सोर्सेस। कौन कौन से हैं वो 2 सोर्सेस? एक तो हो गया जी इंजेशन, यानी आपने पानी पी लिया इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड्स, जूस पिया है, दूध पिया है आपने, राइट? या सिंपल डायरेक्टली पानी पिया है, या कोल्ड ड्रिंक्स पी हैं, तो पानी आपके शरीर के अंदर जा रहा है, 2100 ml हो गया। इसके अलावा पानी शरीर में बनता है, बिल्कुल बनता है, सिंथेसिस भी होता है। कैसे? मेटाबॉलिज्म से। मेटाबॉलिज्म तो पता है ना, सम टोटल ऑफ ऑल द बायोकेमिकल रिएक्शंस व्हिच आर हैपनिंग इन द बॉडी। जब कार्बोहाइड्रेट्स का ऑक्सीडेशन हो रहा है, जब मेटाबॉलिज्म हो रहा है, तो लगभग 200 ml पानी प्रतिदिन बन रहा है।
ठीक है जी। तो 2100 जो है वो तो आपने पी लिया और 200 आपके शरीर के अंदर बन गया, तो मतलब 2300 ml टोटल एक दिन का पानी इनटेक हो जाता है ऑन एन एवरेज इन अ हेल्दी एडल्ट इंडिविजुअल। बाकी कंडीशन रिफर कर सकती है कि भाई बहुत ज्यादा गर्मी है, ज्यादा पानी पी रहे हो, या बहुत ज्यादा सर्दी है, ये डिपेंड करेगा। So these mechanisms provide a total water intake of about 2300 ml per day. Now this intake of water is highly variable among different people and even within the same person on different days. कोई इंसान लंबा चौड़ा है, तगड़ा है, वो ज्यादा पानी पी लेगा, कोई छोटा है कदकाठी में तो कम पानी पी रहा है। एक सेम इंसान भी आज ज्यादा पानी पी रहा है, कल कम पानी पी रहा है। क्लाइमेट पे डिपेंड कर जाएगा, गर्मी सर्दी पे निर्भर करेगा, आदतों पे डिपेंड करेगा, लेवल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी पे डिपेंड करेगा। सो फ्लूइड इनटेक इज हाईली वेरिएबल अमंग डिफरेंट इंडिविजुअल्स एंड इवन इन द सेम इंडिविजुअल ऑन डिफरेंट डेज। राइट? क्लियर है इतना शहजादा जी? राइट? लाइक जरूर करते रहना। सिंपल सा टॉपिक है, जर्नल टॉपिक है, बस आपको ध्यान से समझना है। ओके जी। डेली लॉस ऑफ वाटर, शरीर से पानी बाहर कैसे कैसे निकल रहा है। एक होता है इनसेंसिबल वाटर लॉस। अब ये टर्म बड़ी इंटरेस्टिंग है कि भाई ये इनसेंसिबल वाटर लॉस का क्या मतलब हुआ कि हमें कोई सेंस ही नहीं है, हमें कोई पता ही नहीं उसके बारे में। इसके अलावा स्वेट में पानी जाता है, फीसिस में पानी बाहर जाता है, किडनीज पानी बाहर फेंकती हैं। राइट जी? तो पहले समझे इनसेंसिबल वाटर लॉस का मतलब क्या। इनसेंसिबल वाटर लॉस का मतलब है वी आर नॉट कॉन्शियसली अवेयर ऑफ इट। आपके शरीर से पानी निकलता जा रहा है परंतु आपको पता नहीं है उस बारे में। अब ये पसीना आ रहा है, ये तो मुझे पता है। मान लो अगर पसीना नहीं आ रहा, मान लो किसी इंसान में स्वेट ग्लैंड्स ही एब्सेंट हैं, तो क्या उसमें स्किन से पानी नहीं बाहर निकलेगा? तब भी निकलेगा। ठीक है जी? सो सम वाटर लॉस कैन नॉट बी प्रिसाइसली रेगुलेटेड। कुछ ऐसा वाटर लॉस है जिसे आप प्रिसाइसली रेगुलेट नहीं कर सकते। से फॉर एग्जाम्पल लंग्स के जरिए लगातार पानी बाहर निकल रहा है जो आप ब्रीद आउट कर रहे हैं। ह्यूमंस एक्सपीरियंस अ कॉन्टिन्यूस लॉस ऑफ वाटर। कैसे? बाय इवेपोरेशन। कहां से हो रहा है इवेपोरेशन? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से। आपके दोनों लंग्स जब एक्सेल आउट आप करते हो, ब्रेथ बाहर निकालते हो, तो उसमें मॉइस्चर है। इसके अलावा स्किन के थ्रू भी इवेपोरेट हो रहा है। स्वेट बनना अलग बात है, सिंपल जो है पानी बाहर निकल जाना इनसेंसिबल वो अलग है। सो लगभग 700 ml पानी इस तरीके से लॉस हो रहा है। इसको हम इनसेंसिबल वाटर लॉस कहते हैं बिकॉज हमें इसके बारे में पता नहीं चलता, बट ऑब्वियसली कॉन्टिन्यूसली ये चीज हो रहा है। ठीक है जी? चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट पॉइंट, इनसेंसिबल वाटर लॉस थ्रू स्किन। स्किन के थ्रू कैसे हुआ? आप जानते हैं आपकी स्किन जो है उसमें एपिडर्मिस लेयर है, राइट, जिसमें केराटिनाइज्ड एपिथेलियम है, उसके नीचे जो है डर्मिस लेयर होती है। सो इनसेंसिबल वाटर लॉस थ्रू द स्किन इट अकर्स इंडिपेंडेंटली ऑफ स्वेटिंग। इस बात को स्वेटिंग से कंफ्यूज नहीं करना, बिकॉज इट अकर्स इवन इन पीपल हु आर बॉर्न विदाउट स्वेट ग्लैंड्स। जिनमें स्वेट ग्लैंड्स नहीं भी होते ना, उनकी भी चमड़ी से पानी लगातार इवेपोरेट कर रहा है और लगभग ये 300 से 400 ml प्रतिदिन हो जाता है। तो लंग्स से इवेपोरेट हो गया जी, फहीम बेटा, लंग्स से इवेपोरेट हुआ और स्किन से सिंपली इवेपोरेट हुआ। इसको स्वेटिंग से कंफ्यूज नहीं करना है, ध्यान रखना। नाउ अगर चमड़ी से पानी ऐसे निकलता रहे, मान लो हम बैठे हुए कमरे में, तो शरीर का सारा पानी उड़ जाएगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता। बिकॉज दिस लॉस इज मिनिमाइज्ड बाय कोलेस्टेरॉल फिल्ड कॉर्निफाइड लेयर ऑफ द स्किन। अगर मैं स्किन की आउटर मोस्ट लेयर की बात करूं तो स्ट्रेटम कॉर्नियम लेयर जो है, यहाँ पे केराटिनाइज्ड एपिथेलियम भी है जिसमें डेड सेल्स हैं, और कोलेस्ट्रॉल फिल्ड लेयर जो है ये एक तरह से बैरियर का काम करती है कि पानी डिफ्यूज आउट करके बाहर ना जाए। पूरी तरह से तो नहीं रोक पाएगी, लेकिन फिर भी बेटा सत्यम बेटा कुछ हद तक तो ये चीज होगी ही होगी। When the cornified layer becomes denuded, अगर ये cornified layer किसी तरह से उतर जाए, मान लो
जल गया है, कोई इंसान शरीर की चमड़ी जल गई है, बर्न्स हो गए उसमें, तो आउटर मोस्ट लेयर स्किन की जल गई है, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाएगा, तो उस इंसान का फ्लूइड लॉस बहुत ज्यादा होने लगेगा, 10 गुना ज्यादा हो सकता है नॉर्मल इंसान के, यानी लगभग 3 से 5 लीटर प्रतिदिन उसकी उस जली हुई चमड़ी से पानी बाहर निकलता रहेगा। यही कारण होता है कि जिन लोगों में बर्न्स हो जाते हैं उनको लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूइड दिया जाता है इंट्रावेनसली, उनकी वेन्स में लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूइड जो है हमें इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा उस फ्लूइड लॉस को जो कि इवेपोरेशन के जरिए हो रहा है उसे बैलेंस करने के लिए। इज दिस पॉइंट क्लियर जी? शहजादा अंसारी, तियशा, बताते रहिए साथ साथ। इतना क्लियर हो रहा है? ये इनसेंसिबल वाटर लॉस है जो कि हर समय हो रहा है पर हमारे शरीर को पता नहीं है कि ये चीज हो रही है, बट इट इज हैपनिंग ऑन इट्स ओन। नाउ नेक्स्ट कम्स द फ्लूइड विच इज लॉस्ट इन स्वेट। पसीने से पानी निकलता है, बिल्कुल निकलता है। नाउ ये भी हाईली वेरिएबल है। अब ये डिपेंड करेगा आपकी फिजिकल एक्टिविटी कितनी है, एनवायरमेंटल टेम्परेचर कैसा है। नॉर्मली लगभग जो पसीना बनता है एक इंसान में 100 ml पर डे है, राइट, 100 ml प्रतिदिन, लेकिन ये बहुत वेरी कर जाता है। बट इन वेरी हॉट वेदर, जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी है या बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज करी है, तो इट कैन बी 1 to 2 लीटर्स पर आवर। हो सकता है 1 घंटे में ही 2 लीटर पसीना बन जाए, और कहा नॉर्मली एक दिन में 100 ml है। सो दैट मीन्स पसीने के थ्रू वाटर लॉस होना टेम्परेचर पे, एक्टिविटी पे, इन बातों पे निर्भर करेगा। ठीक है जी? Now, this fluid loss will rapidly deplete the body fluids if intake were not also increased by activating the थर्स्ट mechanism. हमारे शरीर में थर्स्ट mechanism एक्टिवेट हो जाता है कैसे? जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है ना, हाइपोथैलेमस में ऑस्मो रिसेप्टर्स होते हैं, हम ऑस्मो रेगुलेशन में पढ़ेंगे। Osmoreceptors of hypothalamus, they actually check the osmolarity. They check the osmolarity of the body fluids and accordingly वो यूरिन को डाइल्यूट करना है, यूरिन को कंसंट्रेट करना है, एडीएच कितना सिक्रीट होगा, इन सब चीजों को रेगुलेट करते हैं। ठीक है जी? सो पानी का इनटेक और पानी का लॉस बैलेंस होना बहुत ही जरूरी है। क्या एक्सक्रीटा में, फीसिस में या पॉटी में पानी बाहर जाता है? भाई बिल्कुल जाता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर है, बिकॉज आप जानते हैं फीसिस जो है वो स्टोर्ड रहती हैं लार्ज इंटेस्टाइन में, तो लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, फिर भी जो हम पास आउट करते हैं फीसिस उसमें 100 ml पानी होता है, इट इज नॉर्मली लॉस्ट इन द फीसिस। वो बात अलग है किसी को डायरिया हो, लूज मोशन हो शिवम बेटा, तो शरीर से ज्यादा पानी का लॉस होगा। ठीक है जी? सो दिस लॉस कैन इंक्रीज टू सेवरल लीटर्स इन पीपल हु आर सफरिंग विद डायरिया। बहुत ज्यादा पानी लॉस हो जाता है, इसीलिए जो सीवियर डायरिया हो जाए तो एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो जाती है कि भाई इतना पानी शरीर से बाहर निकले जा रहा है, या किसी को उल्टियां आ रही हैं, वॉमिटिंग हो रही है साथ साथ, तो हम कहते हैं ना कि भैया ओआरएस सॉल्यूशन दो, ओरल रिहाइड्रेटिंग सॉल्ट सॉल्यूशन जो होता है वो देना जरूरी है, राइट, ताकि उसका फ्लूइड बैलेंस जो है वो शरीर में बना रहे। इसके अलावा शरीर से पानी और बाहर का और निकाल रहा है, भाई किडनीज भी निकाल रही हैं। वाटर लॉस फ्रॉम द बॉडी अकर्स इन यूरिन, है ना? कौन? किडनीज। किडनीज के स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स क्या हैं? नेफ्रॉन्स हैं। नेफ्रॉन्स आर कॉन्टिन्यूसली प्रोड्यूसिंग यूरिन एंड ड्रॉप बाय ड्रॉप दिस यूरिन इज ट्रांसपोर्टेड टुवर्ड्स द यूरेटर्स एंड देन टुवर्ड्स द यूरिनरी ब्लैडर। कितना यूरिन एक इंसान दिन में बनाता है? ऑन एन एवरेज 1 से 1.5 लीटर यूरिन जो है वो बनता है। लेकिन क्या बहुत कम भी हो सकता है? आधा लीटर भी हो सकता है, बहुत ज्यादा भी हो सकता है अगर बहुत ज्यादा पानी पिया है। सो द यूरिन वॉल्यूम कैन बी एज लो एज 0.5 liters per day in a dehydrated person to as high as 20 liters per day in a person who has been drinking tremendous amount of water। देखो कितना ज्यादा है। 20 लीटर पानी यूरिन की फॉर्म में शरीर से बाहर निकल जाना बहुत बड़ी बात है। तो ऐसा किस में होगा? जो बहुत ज्यादा पानी पी रहे हैं। तो क्या बहुत ज्यादा पानी पीना अकलमंदी वाली बात है? बिल्कुल भी नहीं। पानी आपको उतना ही पीना चाहिए जितनी आपकी शरीर की जरूरत है, बिकॉज पानी अगर शरीर से एक्स्ट्रा बाहर निकलेगा तो उसमें डिजॉल्व्ड सॉल्ट्स और मिनरल्स और वाइटामिन, वाटर सॉल्युबल विटामिन एंड बी एंड सी, वो भी तो निकल जाएंगे शरीर से, है ना? तो बिल्कुल अननेसेसरीली फालतू पानी पीते रहना भी बेवकूफ़ी वाली बात होती है सत्यम बेटा। पानी का इंटेक उतना ही रखना चाहिए जितना कि शरीर को ज़रूरत होती है।
ठीक है जी, चलो एक बार लाइक का बटन जरूर प्रेस कर दो। अब पानी की बात कर रहे थे तो मुझे प्यास लग गई है, पानी पी लूं मैं। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। पानी के बारे में हमने समझ लिया कि शरीर में कितना पानी कैसे कैसे एंटर करता है और कैसे कैसे पानी का लॉस होता है। पसीने से होता है, स्वेट में होता है, इनसेंसिबल वाटर लॉस भी होता है, फीसिस में है, किडनीज के थ्रू है। ठीक है जी, चलो अब हम जानते हैं कि हमारे शरीर में जो फ्लूइड्स की कंपार्टमेंट्स हैं, चैम्बर्स हैं, वो क्या क्या हैं। मैंने पहले ही बताया, सेल्स के अंदर है इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, सेल्स के बाहर है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। सेल के अंदर इंट्रा, सेल के बाहर एक्स्ट्रा। अब जो सेल के बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है वो फर्दर, एक तो मैंने बता दिया था प्लाज्मा हो सकता है, यानी फ्लूइड इनसाइड द वेसल्स, ब्लड प्लाज्मा। इसके अलावा इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहां पे है? इट इज प्रेजेंट इन इंटर स्टीशियल स्पेस। अब ये इंटरस्टिशियल स्पेस कहां है? एडजेसेंट सेल्स के बीच बीच में। भाई दो सेल्स बिल्कुल आपस में चिपके हुए तो नहीं है ना, ये जैसे सेल का न्यूक्लियस हो गया, तो एडजेसेंट सेल्स के बीच में ये जो जगह प्रेजेंट है इंटरस्टिशियल स्पेस, यहां भी फ्लूइड प्रेजेंट है, दैट इज इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब एक और तरह का भी फ्लूइड होता है सत्यम, एक और इंटरेस्टिंग चीज है, transcellular fluid, that is also a type of extracellular fluid. ट्रांससेलुलर फ्लूइड कहां कहां प्रेजेंट है? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड सुना है आपने? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहां पे प्रेजेंट होता है? इट इज प्रेजेंट इन द वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन एंड सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। सो जिसको हम ट्रांससेलुलर फ्लूइड कहते हैं, लिखा है ना, देयर इज अनदर स्मॉल कंपार्टमेंट ऑफ द फ्लूइड दैट इज रेफर्ड टू एज ट्रांससेलुलर फ्लूइड। जैसे कि साइनोवियल कैविटी में साइनोवियल फ्लूइड है, बिल्कुल। साइनोवियल जॉइंट्स आपने पढ़े हैं दो एडजेसेंट बोन्स के बीच में साइनोवियल जॉइंट होते हैं। तो साइनोवियल जॉइंट जो है, साइनोवियल कैविटी जो होती है साइनोवियल जॉइंट की, वहां पे साइनोवियल फ्लूइड है, लुब्रिकेशन का काम करता है। इसके अलावा पेरिकार्डियल कैविटी जो होती है हार्ट के चारों तरफ, वहां पर भी तो एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड पेरिकार्डियल फ्लूइड। ठीक है, इंट्रा ऑक्यूलर स्पेसेस, हमारा आई बॉल के अंदर भी तो एक्वस ह्यूमर प्रेजेंट है। हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट है। ठीक है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में पेरिटोनियल कैविटी जो है, पेरिटोनियम का भी आगे हम जिक्र करेंगे। ठीक है जी, अर्घा बेटा, पेरिटोनियल कैविटी में पेरिटोनियल फ्लूइड है। तो ये सारे फ्लूइड की कैटेगरी को कहते हैं ट्रांससेलुलर फ्लूइड। सो इट इज अनदर टाइप ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेलुलर में क्या क्या पढ़ लिया? एक तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड पढ़ लिया हमने, एक हमने प्लाज्मा की बात करी, और एक हमने ट्रांससेलुलर फ्लूइड की बात करी। नाउ ट्रांससेलुलर फ्लूइड को भी एक स्पेशलाइज्ड तरह का एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड माना जाता है, although in some cases its composition may differ markedly from that of plasma or interstitial fluid। हालांकि इसकी कॉम्पोजिशन में अंतर जरूर आ जाता है। सो आप यही कह सकते हैं कि ये भी एक तरह का एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है जिसका मुख्य रूप से फंक्शन है लुब्रिकेशन। चाहे वो साइनोवियल कैविटी में है, चाहे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, उसके तो बहुत सारे काम है। इट मेंटेन्स कांस्टेंट इंट्राक्रैनियल प्रेशर, cerebrospinal fluid helps in the transportation of the nutrients, transportation of the neurohormones, right? तो सारा ट्रांस सेलुलर फ्लूइड अगर मैं शरीर का मिला लूं तो लगभग 1 से 2 लीटर के करीब होता है। ट्रांस सेलुलर फ्लूइड क्लियर है जी आपको, राइट? We have this Rashtradeep Singh Khangarot. Sir, I secured 346 in biology due to your lectures. Welcome जी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। सॉरी, चलो ट्रांस सेलुलर फ्लूइड की बात कर रहे हैं। पेरिकार्डियल फ्लूइड कहां पे है? हार्ट के चारों तरफ पेरिकार्डियम होती है ना, द वॉल ऑफ द हार्ट इज मेड अप ऑफ इनरमोस्ट एंडोकार्डियम देन मायोकार्डियम, उसके बाहर जो है पेरिकार्डियम है, आउटर फाइब्रस पेरिकार्डियम, इनर सीरस पेरिकार्डियम, तो वहां पे पेरिकार्डियल कैविटी है। तो लगभग जो है 50 ml के करीब फ्लूइड वहां पे प्रेजेंट होता है। देन प्लूरल फ्लूइड कहां पे प्रेजेंट है? प्लूरा, लंग्स के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन है, आउटर पैराइटल प्लूरा, इनर विसरल प्लूरा, वहां पर भी फ्लूइड प्रेजेंट होता है। पेरिटोनियल फ्लूइड में
राइट। फीमेल के केस में नियरली 20 ml पेरिटोनियल फ्लूइड होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के अर्ली ल्यूटियल फेस में, और 5 ml होता है लेट ल्यूटियल फेस में पेरिटोनियल फ्लूइड। साइनोवियल फ्लूइड जो है 1 ml ऑफ फ्लूइड इज प्रेजेंट इन ईच लार्ज जॉइंट। बड़े जॉइंट की बात कर रहे हैं, घुटने का जॉइंट है, हिप का है, एंकल का है, शोल्डर का है, एल्बो का, तो यहाँ पे हमें थोड़ा लार्ज अमाउंट में मिल जाता है। छोटे जॉइंट्स की बात करें जैसे रिस्ट जॉइंट हो गए, तो यहाँ पे हमें आधा ml के करीब साइनोवियल फ्लूइड मिलता है। अब जिन लोगों में ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है राम बाबू, और ऑस्टियोआर्थराइटिस आपने सुना होगा, गंठिया जो है कई तरह का होता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, then there is osteoarthritis also, and osteoarthritis wear and tear of joints जिसमें होता है साइनोवियल फ्लूइड बढ़ जाता है, 100 ml तक हो सकता है। सो ऑल इन ऑल मैं आपको बता रहा हूं कि ये सारे स्पेशलाइज्ड तरह के एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स हैं, यानी ट्रांस सेलुलर फ्लूइड हैं। इसके अलावा एक चीज और, अच्छा कॉकलिया जो होता है हमारा, कॉकलिया के अंदर भी तो फ्लूइड है ना, एंडोलिम्फ पेरिलिम्फ पढ़ा है ना आपने, याद है आपको कॉकलिया वाला? कॉकलिया किसका पार्ट है? कॉकलिया इज अ पार्ट ऑफ इंटरनल ईयर। कॉकलिया में भी तो एंडोलिम्फ, चाहे थोड़ा थोड़ा ही होता है ना, पर होता तो है, एंडोलिम्फ पेरिलिम्फ। यू रिमेंबर अबाउट दिस फ्लूइड्स? तो ये भी एक तरह का ट्रांससेलुलर फ्लूइड हो गया। Another example is mesenchymal tissue fluid, जो कि mesenchymal tissue में है। वो हम कनेक्टिव टिश्यूज में पढ़ेंगे कि mesenchymal tissue क्या होता है, राइट। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में, कार्टिलेज, बोन में, इनमें भी तो पानी है। अगर हम हड्डी की भी बात करें, एक हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू है कार्टिलेज, एक सेमी रिजिड फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू है। यहाँ पे कार्टिलेज में हम जानते हैं कॉन्ड्रोब्लास्ट एंड कॉन्ड्रोसाइट सेल्स होते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स भी होता है जिसमें फाइबर्स होते हैं, बोन के केस में ऑस्टियोसाइट्स होते हैं, और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में क्या क्या हो जाता है, ग्राउंड सब्सटेंस आता है और फाइबर्स आते हैं, तो वहां पर भी तो पानी प्रेजेंट है। तो ये सब मिलाकर के 6% पानी हो जाता है। ठीक है जी, क्लियर है? राइट, इज दिस पॉइंट क्लियर? सो इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ट्रांससेलुलर फ्लूइड, मेसेनकाइमल फ्लूइड कलेक्टिवली 75% बना देते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का। तो इसके अलावा बचा क्या? प्लाज्मा। तो बाकी का 25% जो है प्लाज्मा है, 1/4 जो है फिर लगभग प्लाज्मा हो जाता है, जो कि ब्लड वेसल्स के अंदर है। अब आते हैं टोटल बॉडी वाटर पे। इन 70 किलोग्राम अडल्ट मैन, द टोटल बॉडी वाटर, जिसको हम शॉर्ट में TBW लिख देते हैं, इज अबाउट 60% ऑफ द बॉडी वेट। तो अगर आप 70 किलो का 60% निकालेंगे तो 42 लीटर्स आ जाता है। बिल्कुल ठीक है जी। तो एक इंसान में लगभग 42 लीटर पानी है। इतनी बात क्लियर हुई है जी, राइट। आसिफ अली कह रहे हैं प्लीज रिप्लाई माई कमेंट। ओके जी, वो कह रहे हैं कि आप PW ज्वाइन कर लीजिए तो आप PW वालों से कह दीजिए कि वो मुझसे बात कर ले, है ना, आप अपना संदेश वहां तक पहुंचा दीजिए, अलग पांडे सर तक चलो आगे बढ़ते हैं। सो दिस परसेंटेज डिपेंड्स ऑन एज, जेंडर एंड डिग्री ऑफ ओबेसिटी। क्या हर इंसान जो कि 70 किलो का है तो उसमें 60% ही पानी होगा? नहीं, ये जरूरी नहीं है। ये परसेंटेज डिपेंड करेगी उम्र के ऊपर, जेंडर मतलब मेल या फीमेल की बात हो रही है, या कोई इंसान कितना मोटा है। अच्छा ये मत सोचना जो जितना ज्यादा मोटा है उसमें ज्यादा पानी होगा, जो एडिपोज टिश्यू है वो पानी स्टोर नहीं कर सकता, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे एक टेबल दी हुई है, दिस इज इंपॉर्टेंट। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि उम्र की अगर मैं बात करूं, एज की, जो प्री मेच्योर इन्फेंट है, न्यूबॉर्न बेबी जो है इन्फेंट कहलाता है, अगर वो प्री मेच्योर है तो 90% उसका शरीर पानी है। और जो फुल टर्म न्यूबॉर्न है, जो प्रेगनेंसी के 9 मंथ्स कंप्लीट करके पैदा हुआ है, 70 से 80% उसका शरीर पानी है। और 1 साल की उम्र वाले बच्चे की बात करें तो 64% शरीर पानी है। सो एज के हिसाब से वेरी करता जा रहा है ना वो वाटर कंटेंट। प्यूबर्टी से लगभग 39 ईयर्स ऑफ एज तक मेल्स में 64%, फीमेल में 52%। अब आप देख रहे होंगे मेल में ज्यादा पानी क्यों है ना, क्योंकि फैट कंटेंट कम है। फीमेल में कंपैरेटिवली फैट कंटेंट ज्यादा है राम बाबू, तो फैट ज्यादा होने से पानी कम होता है, ध्यान रखना। फैटी टिश्यू पानी को उतना ज्यादा होल्ड नहीं कर सकते। 60 साल की उम्र में जाते हैं तो मेल्स में लगभग 52% पानी हो गया है, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ फैट कंटेंट बढ़ जाता है। फीमेल्स के केस में 46%। सो दिस टेबल इज इंपॉर्टेंट, यू नीड टू रिमेंबर कि हमेशा ये नहीं है कि कोई 70 किलो का इंसान है तो उसमें 60% पानी होगा। उस पानी की मात्रा डिपेंड करती है कई फैक्टर्स पर।
एज के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से, ओबेसिटी के हिसाब से, अगर मैं एज की बात करूं, उम्र की बात करूं, एज अ पर्सन ग्रोज ओल्डर, जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है, द परसेंटेज ऑफ टोटल बॉडी वेट दैट इज एक्चुअली फ्लूइड, शरीर का जितना प्रतिशत फ्लूइड है, इट डिक्रीजेस। बढ़ती उम्र के साथ पानी कंटेंट डिक्रीज होता है। इसकी वजह क्या है? बिकॉज बढ़ती उम्र के साथ एक बात तो ये है कि बॉडी का फैट कंटेंट बढ़ रहा है, जिसके कारण देर इज डिक्रीज इन द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द बॉडी, and women normally, generally they have greater percentage of body fat as compared to men, so their total body water averages about 50% of the body weight. तो जेंडर की बात भी आ गई यहाँ पे, और यहाँ पे उम्र की बात भी आ गई। बढ़ती उम्र के साथ पानी कंटेंट कम हो जाता है। अब आप ये ग्राफ देखिएगा यहाँ से ध्यान से, यहाँ पे दिखाया गया है बॉडी वेट, ठीक है जी, और यहाँ पे दिखाई गई है उम्र मंथ में। ये तो हो गया बर्थ, यहाँ पे हो गया एडल्ट। सो अब आप देखो टोटल बॉडी वाटर जो है, ये वाला ग्राफ इसे दिखा रहा है कि ये बढ़ती उम्र के साथ डाउन जा रहा है। फीमेल में ज्यादा डाउन गया है, मेल में कंपैरेटिवली कम डाउन गया है, ठीक है, ध्यान रखना है। अब ऐसे ही एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भी बढ़ती उम्र के साथ डाउन हुआ, फिर जाकर के थोड़ा सा स्टैटिक, और फिर दोनों जेंडर्स में ही डाउन हो गया है। ये ग्राफ आपको समझने हैं। इंट्रासेलुलर फ्लूइड आपने देखा कि पहले कम था और फिर बढ़ता रहा, फिर लगभग कांस्टेंट रहा, और फिर जाकर के ये भी डाउन हुआ है। सो ये ग्राफ जो है, दिस इज इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से समझिएगा। हर चीज टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझ आनी चाहिए। क्वेश्चंस किसी भी तरह के आपसे फ्रेम हो सकते हैं, थ्योरी में भी और वाइवा में भी, राइट? ओके, रेखा नाम से एक आईडी है, शी सेइंग दैट आई एम अ बायोलॉजी टीचर एंड आई हैव लर्न सो मेनी थिंग्स फ्रॉम यू, यू आर द बेस्ट बायोलॉजी टीचर। थैंक यू सो मच जी। मैं बेस्ट तो नहीं कहता, हाँ बाकी लोगों के कंपैरिजन में बेटर कह सकते हो, जिनके वीडियोस कभी कभार मैं गलती से देख लेता हूँ कि वो लोग क्या पढ़ा रहे हैं। चलो, लाइक का बटन जरूर दबाना और शेयर जरूर करना। इन प्री मेच्योर एंड न्यूबॉर्न बेबीज टोटल बॉडी वाटर जो है वो लगभग 70 से 75% होता है बॉडी वेट का, न्यूबॉर्न में भी और प्री मेच्योर में भी। देयरफॉर व्हेन डिस्कसिंग एवरेज बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट, जब हम एवरेज की बात करते हैं, वी शुड रियलाइज दैट देयर आर वेरिएशंस। हमें ध्यान रखना है कि हर किसी में वो 60% वाली बात नहीं चलेगी, बहुत सारी वेराइटी आ जाएगी, इसमें भी वेरिएशंस हैं डिपेंडिंग ऑन द एज, डिपेंडिंग ऑन जेंडर एंड डिपेंडिंग ऑन द बॉडी फैट। फैट वाले सेल्स कौन से होते हैं, याद है जी? कौन से सेल्स फैट स्टोर करते हैं? एडिपोसाइट्स। एडिपोसाइट्स आर द फैट स्टोरिंग सेल्स। एडिपोसाइट्स के अंदर फैट ड्रॉपलेट होता है, दे आर यूनिलॉक्यूलर फैट ड्रॉपलेट्स या फिर मल्टीलॉक्यूलर वाले हो सकते हैं। तो बहुत सारा एरिया जो है वो फैट ड्रॉपलेट ने ऑक्यूपाई किया होता है, इसलिए ये उतना ज्यादा पानी स्टोर नहीं कर सकते हैं। So due to greater amount of adipose tissue in females, what is adipose tissue? Which stores the fats. So females have greater amount of adipose tissue. तो टोटल बॉडी वाटर लगभग 10% कम रहता है नॉर्मल यंग एडल्ट फीमेल में व्हेन यू कंपेयर विद एडल्ट मेल, एंड इन बोथ द सेक्सेस द वैल्यू डिक्रीजेस विद एज। ठीक है जी? तो ये सारा डेटा आपको समझ आ गया है, क्लियर है जी? राइट? चलो, पूरे पीडीएफ आपको मिल जाएगा इसका। इंट्रासेलुलर, अगर हम फ्लूइड कंपार्टमेंट की बात करें, अबाउट 28 of the 42 liters of fluid in the body is inside the 100 trillion cells. शरीर में कितने सारे सेल्स हैं, ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, है ना? सो इन सब के अंदर लिक्विड ही है, फ्लूइड ही भरा हुआ है। तो ये सारा क्या है जो सेल्स के अंदर फ्लूइड है, ये सारा कहलाता है इंट्रासेलुलर फ्लूइड। और ये कितना है वैल्यू? टोटल पानी जो पूरे शरीर का वो तो 42 लीटर है, उस 42 लीटर का 2/3 की अगर हम बात कर लें, 28 लीटर तो सेल्स के अंदर है, जिसको हम इंट्रासेलुलर फ्लूइड कहते हैं। सो दिस इंट्रासेलुलर फ्लूइड कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 40% ऑफ द टोटल बॉडी वेट। टोटल बॉडी वेट का ये लगभग 40% है एक एवरेज पर्सन में। The fluid of each cell, it has its individual mixture of different constituents, but the concentration of these substances are similar from one cell to another.
अगर मैं इस सेल की बात करूं, आप कहेंगे भाई सेल के अंदर क्या है, सेल के अंदर सोडियम भी होता है, पोटाशियम भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है, बाइकार्बोनेट आयंस भी हैं, क्लोराइड आयंस भी हैं। हर सेल की अपनी अपनी कॉम्पोजिशन है, एक से दूसरे सेल में थोड़ी कॉम्पोजिशन में वेरिएशन आ सकता है जो हम आगे जिक्र करेंगे। द कॉम्पोजिशन ऑफ द सेल फ्लूइड इज रिमार्केबली सिमिलर इवन इन डिफरेंट एनिमल्स। अगर मैं एक एलिफेंट की बात करूं, एक बर्ड की बात करूं, एक एम्फीबियन की, एक फिश की बात करूं, अलग अलग एनिमल्स के सेल की कॉम्पोजिशन देखें तो हमें सिमिलैरिटीज मिलती हैं। तभी तो हम कहते हैं इवोल्यूशन का जो हम कंसेप्ट पढ़ते हैं, दैट लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम द लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर। तो लाइफ ओरिजिनेटेड इन वाटर, वाटर इज एन एक्सीलेंट सॉल्वेंट एंड इट प्रोवाइड्स मैक्सिमम चांसेस फॉर मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन। तो जीवन की शुरुआत जो है पानी से हुई है, तो पानी में जो है, जो भी ओशियन वाटर था, लाइफ ओरिजिनेटेड इन ओशियन ओनली, आपने इवोल्यूशन में बात पढ़ी होगी, तो वो सेम जो कॉम्बिनेशन है चीज़ों का, वो सभी जानवरों के सेल्स में प्रेजेंट है। चाहे किसी मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म को देख लीजिए या फिर किसी बहुत हाईली एडवांस्ड एनिमल को भी आप देख लीजिए। फॉर दिस रीजन द इंट्रासेलुलर फ्लूइड ऑफ ऑल द डिफरेंट सेल्स कलेक्टिवली, इसको हम एक लार्ज कंपार्टमेंट कह देते हैं। आप सोच रहे होंगे कि बात तो अलग 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 सेल्स की कर रहे हैं, तो फिर कंपार्टमेंट क्यों कहा? तो हम कलेक्टिवली, बिकॉज सारे इंट्रासेलुलर जो कंपोनेंट हैं वो लगभग सिमिलर है सभी सेल्स में, तो हमने एक कंपोनेंट मान लिया है उस पूरी चीज को। ठीक है जी। नाउ व्हाट इज द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट? All the fluids outside the cells are collectively called extracellular fluid. सेल के बाहर है तो एक्स्ट्रासेलुलर है। तो ये लगभग 20% है बॉडी वेट का, और यानी ये लगभग 14 लीटर है। बिकॉज 70 का पहले हमने 60% निकाला था कि पानी होता है, यानी 42 लीटर। तो 42 लीटर को हमने फर्दर विभाजित किया था इंट्रासेलुलर फ्लूइड में और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। इंट्रासेलुलर में 28 हो गया और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है वो 14 लीटर हो जाता है। ठीक है जी। अब ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड मैंने बताया था फिर से दो तरह का है। एक तो वो है जो एडजेसेंट सेल्स के बीच में इंटरस्टिशियल फ्लूइड, और एक वो जो है ब्लड वेसल्स में फ्लो कर रहा है, जिसे आप प्लाज्मा कह देते हैं। और इसके अलावा हमने ट्रांस सेलुलर फ्लूइड की भी बात करी थी। सो इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है इट मेक्स अप मोर देन 3/4, यानी लगभग 11 लीटर इंटरस्टिशियल फ्लूइड है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का जो हमने 14 लीटर बात करी है, उस 14 लीटर में से 11 लीटर इंटरस्टिशियल फ्लूइड है और बाकी बचा 3 लीटर, यानी 3 लीटर होता है प्लाज्मा, लगभग उसका 1/4 हो गया। ठीक है जी। ये वैल्यूज याद हो रही है ना, साथ साथ ये वैल्यूज पूछी जाती हैं, तो आपको ध्यान रखना है ये चीज। ओके, राइट? इफ यू आर लाइकिंग द लेक्चर, डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल आल्सो। प्लाज्मा इज एक्चुअली द नॉन सेलुलर पार्ट ऑफ द ब्लड। अगर मैं एक ब्लड वेसल की बात करूं तो आप कहेंगे सर कि ब्लड वेसल या ब्लड कैपिलरी जो है, इसकी वॉल के जो सेल्स हैं, दे आर कॉल्ड एंडोथीलियल सेल्स। तो ये रहे एंडोथीलियल सेल्स, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स होते हैं ना। अब यहाँ पे आरबीसीज भी तो कूद रहे हैं बेचारे, वो भी बीच में घूम रहे हैं। डब्ल्यूबीसीज भी घूम रहे होंगे, डब्ल्यूबीसीज की संख्या काफी कम है, या आरबीसीज के बीच में हीमोग्लोबिन है ना। अब आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे समझ आएगी कि जब आप कंप्लीट ब्लड की बात करते हैं तो ब्लड में एक तो आ गया प्लाज्मा, है ना। तो प्लाज्मा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है ना, एक्स्ट्रा सेलुलर। लेकिन यहाँ पे आप देखो, ये सेल के अंदर भी तो फ्लूइड होगा ना, जो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड यहाँ पे आ जाएगा, है ना। सो ब्लड में इंट्रासेलुलर फ्लूइड भी आ गया और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भी आ गया, दोनों चीजें आ जाएंगी। ठीक है जी। प्लाज्मा की बात करें, इट एक्सचेंजेस सब्सटेंसेस कॉन्टिन्यूसली विद इंटरस्टिशियल फ्लूइड थ्रू द पोर्स ऑफ द कैपिलरी मेम्ब्रेन। तो ये वाले जो सेल्स हैं, यानी एंडोथीलियल सेल्स, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स, इनके बाहर यहां पे इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, बिल्कुल है ना। यहां पे सपोज मैंने एक सेल बना दिया, तो सेल के पास इंट्रासेलुलर फ्लूइड है। तो ये सब्सटेंसेस का एक्सचेंज इंटरस्टिशियल फ्लूइड और प्लाज्मा में लगातार लगा रहेगा, पोर्स के थ्रू। एंडोथीलियल सेल्स जो होते हैं उनमें पोर्स होते हैं आकाश बेटा, और क्या क्या चीजें बाहर जा सकती हैं ब्लड में से निकल के? भाई प्रोटीन्स नहीं जा सकते, लेकिन और बहुत सारी चीजें निकल करके बाहर आ जाती हैं। प्लाज्मा एंड द इंटरस्टिशियल फ्लूइड, अगर मैं प्लाज्मा और इंटरस्टिशियल फ्लूइड की बात करूं तो उनको सेपरेट कौन कर रहा है?
अभी आपने देखा कि कैपिलरी की मेम्ब्रेन, प्लाज्मा एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड आर सेपरेटेड बाय हाईली परमिएबल कैपिलरी मेम्ब्रेन्स। वो जो एंडोथेलियल सेल्स की हमने बात करी थी, सपोज सिर्फ हमें एक साइड के दिखाऊं, एक ये एंडोथेलियल सेल, ये दूसरा एंडोथेलियल सेल, ये तीसरा एंडोथेलियल सेल, ये चौथा एंडोथेलियल सेल, ये इसकी न्यूक्लियस, तो ये कैपिलरी मेम्ब्रेन है। तो इधर है इंटरस्टिशियल फ्लूइड और इधर है प्लाज्मा, तो इन दोनों को सेपरेट करता हुआ ये कैपिलरी मेम्ब्रेन ही तो है। कैपिलरीज आर द वेरी थिन ब्लड वेसल्स, और इनके जो एंडोथेलियल सेल्स हैं इनकी भी डिटेल्स पढ़ेंगे, ठीक है जी। देयर आर कॉन्टिन्यूस कैपिलरीज, then there are discontinuous capillaries, fenestrated capillaries, there are sinusoids, the variety of capillaries in our body. Now, अब यहां से चीजों का आदान प्रदान चलता रहता है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड से चीजें निकल के प्लाज्मा में, प्लाज्मा से निकल करके इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आती रहती हैं। तो कॉम्पोजिशन लगभग नियरली सिमिलर हो जाती है। हाँ, ये बात जरूर है कि यहाँ पे प्लाज्मा में जो प्रोटीन्स होते हैं ना, वो पार नहीं कर पाते उन पोर्स को, तो आपको इंटरस्टिशियल फ्लूइड में प्रोटीन्स कम मिलेंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन दीज टू कंपार्टमेंट्स इज देयर इज अ हायर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन्स इन प्लाज्मा, बिकॉज ये प्रोटीन्स इधर को क्रॉस करके आसानी से नहीं जा सकते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। Capillaries have a low permeability to plasma proteins, so only small amount of proteins are leaked into interstitial spaces in most of the tissues. ये ज्यादातर टिश्यूज की बात कही जा रही है, बिकॉज कई जगह पे अलग तरह की कैपिलरीज हैं, राइट। एक तो मैंने कहा कॉन्टिन्यूस कैपिलरीज, एक फिनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज होती हैं, जैसे बोमन्स कैप्सूल में होती है ना फिनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज, देयर फिनेस्ट्रे। देन देयर आर साइनुसॉइड्स आल्सो, लार्ज ब्रोकन कैपिलरीज। साइनुसॉइड्स जो हैं ये लिवर में होते हैं, लार्ज ब्रोकन कैपिलरीज, तो वहां पे चीजों का एक्सचेंज और ज्यादा आसानी से हो जाता है, ठीक है जी, राइट। सो आई होप यू एंजॉय टिल हियर। इसके बाद और बहुत सारी चीजें हैं जो अगले सेशन में बताऊंगा, दैट इज आयनिक कॉम्पोजिशन ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा में कौन कौन से आयंस हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कौन कौन से आयंस हैं, डोनन्स इक्विलिब्रियम कैसे बना रहता है। सो ये सारी चीजें जो हैं हमने नेक्स्ट सेशन में पढ़नी है। डोमिनेंट कैटायन प्लाज्मा में कौन सा है, द मोस्ट डोमिनेंट कैटायन इन इंट्रासेलुलर फ्लूइड इज व्हाट। इंट्रासेलुलर फ्लूइड में हमें पोटाशियम मिलता है, फिर मैग्नीशियम। और अगर हम बाहर की बात करें कि सेल के बाहर सबसे ज्यादा क्या है, सो दैट विल बी समथिंग डिफरेंट, सेल के अंदर इट इज समथिंग डिफरेंट। तो ऑल दीज थिंग्स विल बी डिस्कस्ड इन दी नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को हिट करना है, और इसका जो डिस्क्रिप्शन है वहां पे देख लीजिएगा एक इम्पॉर्टेंट चीज, और वो है जी टेलीग्राम का लिंक। तो आप मेरी एमबीबीएस फर्स्ट ईयर की जो कम्युनिटी है इसको ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप के सदस्य बनिए, और ये जो लेक्चर्स मैं आपके साथ ले रहा हूँ इनको आप एंजॉय कीजिए, पढ़िए, और एक वर्ल्ड फेमस डॉक्टर बनिए, एक बेहतरीन डॉक्टर, यही हम आपसे उम्मीद करते हैं, ठीक है जी। एंड आपको सोशल मीडिया पे मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पर, एंड MBBS सचिन के ये टेलीग्राम ग्रुप है, MBBS सचिन के। सो यू हैव टू ज्वाइन दिस। इसका PDF थोड़ी देर में ही अपलोड हो जाएगा, मिल जाएगा टेलीग्राम पर PDF। नोट्स बढ़िया लगे ना आपको? चलिए जी बताइए, सो सेशन कैसा लगा? ठीक है जी, चलिए सो अब आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड। मिलते रहेंगे फिर। लाइक करना, शेयर करना।